नमस्कार किसान भाइयों, मैं चंद्रमोहन कृषि जागरण से आपको फेसबुक लाइव समाचारों के साथ लेके चलता हूं। मेरी दो खबरें हैं इस टाइम पे, एक मौसम के ऊपर है और एक मौसम की मार सेब के ऊपर है। मौसम जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत खराब होता जा रहा है, बारिश इस बार हुई नहीं है। अगस्त सितंबर में जो सामान्य होना चाहिए था मानसून, वो कैसा रहेगा और सेब पर इसका क्या असर रहेगा, क्या दाम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, इसके ऊपर आप चर्चा करेंगे। ये आपकी जानकारी के लिए है। जून और जुलाई महीने में बेहतर शुरुआत के बाद थोड़ी कम बारिश है और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मौसम है वो 6% कम रही बारिश और उसका सारे देश के अंदर 84% हिस्से में मानसून की कमी रही। अब देखा जाए तो हमें जो दूसरी एजेंसीज हैं, IMD है, जो भारतीय मौसम विभाग है, या स्काईमेट है, उनका भी ये कहना है कि किस तरीके से जो बारिश है वो हमारे यहाँ पे हो रही है और कई हिस्सों में इसका जो असर देखा गया है। अभी क्या होता है कि आर्द्रता बढ़ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा लगती है, पसीना आता है, लेकिन हवा भी नहीं चलती है और इन चीज़ों का हमारी फसलों के ऊपर बहुत असर होता है। अगर मैं आपको हिमाचल प्रदेश ले जाऊं तो हिमाचल प्रदेश में जाने से लगता है कि शायद ठंडे प्रदेश में जा रहे हैं, लेकिन जो सेब है जिसको कि ठंड की ज़रूरत पड़ती है और उसको बारिश अगर कम मिले या मौसम ख़राब हो तो उसका भी असर पड़ता है और उसकी फसल इतनी नहीं हो पाती है जो कि बाज़ार में उसको अच्छे दाम मिल सके। और आजकल हम जो बात करते हैं कि किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे तभी तो उनकी आय दुगनी हो सकेगी और उनको दुगनी आय करने के लिए या तो बचत करनी पड़ती है या अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है। और अगर हम इसकी ओर देखें तो इस समय जो है, इस साल प्रतिकूल मौसम से हिमाचल प्रदेश में सेब के उत्पादन में गिरावट आई है, जिसका असर उनकी कीमतों पर देखा जा रहा है। दरअसल सेब की पैदावार के लिए सबसे ज़रूरी है बर्फ़ बहुत ही कम पड़ी है। इसके बाद समय पर बारिश भी नहीं हुई है। इस वजह से हिमाचल में इस साल बीते एक दशक में सबसे कम सेब पैदा हुआ है। कश्मीर में भी मौसम फसल के अनुकूल नहीं रहा, लिहाजा वहाँ भी सेब को पैदावार कम हो सकती है। अखिल भारतीय सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने कृषि जागरण के साथ मिलकर बताया कि इस बार मौसम सेब की फसल के अनुकूल नहीं है। दिसंबर फरवरी में सेब की बेहतर पैदावार के लिए बड़े पैमाने पर बर्फ पड़नी ज़रूरी होती है, लेकिन इस बार बहुत कम बर्फ पड़ी। इस बार सेब की अच्छी गुणवत्ता के लिए समय पर बारिश भी नहीं हुई है, लिहाजा प्रतिकूल मौसम की मार हिमाचल में सेब उत्पादन पर पड़ रही है। चौहान ने कहा है कि हिमाचल में इस साल 1.4 से 1.5 करोड़ पेटी सेब पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले साल पैदा हुए 1.60 या 1.75 करोड़ पेटी थी, जिसको हम 20-22 किलो भी कह सकते हैं। हिमाचल में सेब की सामान्य पैदावार 3 करोड़ पेटी है, जो कि इस साल कम होने की उम्मीद है। सेब की कम पैदावार से इस साल सेब के दाम अधिक हैं। चौहान ने यह भी बताया है कि इस बार किसानों को सेब की औसत कीमत 1800 से 2200 रुपये प्रति पेटी मिल सकती है, जो पिछले साल से 300 से 400 रुपये पेटी अधिक है। बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली सेब की कीमत 3000 रुपये प्रति पेटी से भी अधिक है और खराब गुणवत्ता के चलते सेब की कीमत 1400 रुपये पेटी है। आज़ादपुर मंडी से भी देखा जाए तो उसमें भी ऐसा ही हाल है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो, लेकिन बात दिल्ली की नहीं है, बात यह है कि अब जहां जहां है आपको सेब खाने में क्या मुश्किल पड़ रही है। कहते हैं ना कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेब इतनी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हमें महंगा मिलेगा तो हम अपना काम कैसे चलाएंगे। अब मैं यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ और अपने दूसरे साथी को कहूँगा कि आपको दूसरी खबरों के बारे में बताएं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निकेत सिन्हा आपका इवनिंग बुलेटिन में स्वागत करता हूँ। आज मैं 2 खबरों से आपको अवगत करूंगा, जिसमें से पहली खबर खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय से है। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया जा रहा है। इस कदम का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों की आय को किस तरीके से बढ़ाना है और प्रसंस्करण उद्योगों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए खाद्य मंत्रालय ने किसानों को और बहुत सारे निवेशकों को आमंत्रित किया है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो आप www.mofpi.nic.in पे संपर्क कर सकते हैं।
और दूसरी खबर है कि ब्राजील के 80 गायों में आज भी भारत के गिर गाय का खून है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1940 में भावनगर गुजरात के महाराजा ने ब्राजील के एक किसान को एक सांड गिफ्ट किया था। तो उस सांड की गिफ्ट करने के बाद उस सांड की मृत्यु 1961 में हो गई। उसके बाद उसके सीमेन से कई गायों को पैदा किया गया, जिससे आज ब्राजील पूरे विश्व में दूध के मामले में नंबर 1 पे आता है। तो ब्राजील में आज भी भारत के गिर गायों की संख्या बहुत ज्यादा है, और गिर गाय जो कि माना जाता है कि एक दिन में कम से कम अधिक से अधिक 60 लीटर दूध देती है। तो ये बहुत ही ज्यादा है। और दूसरी बात ये कि किसानों के लिए आज भारत में भी कई किसान गिर गाय का पालन कर रहे हैं और उनसे होने वाले दूध को अच्छे मूल्य में बेच रहे हैं, क्योंकि इस गिर गाय के द्वारा जो भी दूध दिए जाते हैं उसकी गुणवत्ता अलग होती है। और गिर गाय के बारे में जब बात हो रही है तो मैं बता दूं कि आज के वैज्ञानिक गिर गाय के मूत्र के ऊपर में भी अनुसंधान कर रहे हैं। इस अनुसंधान के तहत पता किया गया है कि गाय के मूत्र में भी सोना है। तो यह अनुसंधान तो अभी चल रहा है और कब तक ये पूरा हो पाएगा ये तो समय लगेगा। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। पर ब्राजील में आज भी भारतीय गायों का दबदबा बरकरार है। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। और अब खाने में नूडल्स की तरह सब्जियों को भी रेडीमेड खाना की तरह आप यूज कर सकते हैं। उसे पानी में डालकर उबालकर और सिर्फ उसमें मसाला मिलाना होगा। तो ये नई तकनीक जो है वो इजाद की जा रही है, जिसके बाद सब्जियों को सिर्फ उबालकर उसमें मसाला डालकर आप 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और ये संभव हो पाएगा चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी और विश्वविद्यालय की तरफ से लगने वाले प्रसंस्करण यूनिट के बाद, जिसके लिए ताइवान के वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर से करार हुई है कि वो इस सब्जी की तकनीक को स्थापित करेंगे और उसमें प्रोडक्शन कैसे ज्यादा हो, उसके बारे में कैसे इसको अच्छे से मैनेज किया जाए, इसके बारे में वो बताएंगे। और ये यूनिट कुछ ही दिन में चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय में, कृषि विश्वविद्यालय में लगा दिया जाएगा कानपुर में। इसके लिए पूरी देश में यूनिट लगाई जाएगी। इसमें केंद्र सरकार और ICAR की अच्छी की भूमिका होगी कि वो साथ में मिलकर पूरे देश में इसकी यूनिट लगाएंगे। और आगे ताइवान से जब इसकी करार हो जाएगी तो उसके बाद इसमें जो है स्वाद बदलने का भी धीरे धीरे शोध होता रहेगा, जिसमें आलू मटर की सब्जियां और कई तरह की सब्जियां जो है चना सरसों इन सब चीज के ऊपर जो है वो शोध होता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से इस सीजन में भी हमारी खरीफ की फसल जोरों पर है। इस साल खरीफ की फसल की सोइंग अच्छे स्तर पर है, बजाय इसके कि बरसात कुछ हमारे साथ खेल खेल रही है। और अभी कुछ समय पहले अच्छी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से फसल में बढ़ोतरी हुई है। और जैसे जैसे बुआई का समय खत्म हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा एरिया हमारे भारत में खरीफ की फसल से अब पूरी तरह से भर चुका है। मैं आपको बता दूं कि अब तक 855 मिलियन हेक्टेयर तक का एरिया खरीफ की फसल से कवर हो चुका है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 1.8% कम तो है, किंतु काफी स्तर पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 5 साल के औसत में 1.4% अधिक है। तो ये खुशी की खबर है कि खरीफ की अच्छी फसल होने वाली है, अच्छी उपज होने वाली है, जिसमें हमें बरसात को लेकर खरीफ की फसल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 27 जुलाई को खरीफ की फसल 73.8 मिलियन हेक्टेयर तक पूरी हो चुकी थी, जो कि हर साल की अपेक्षा 7.5% घटती जा रही है। तो ये खरीफ की फसल में हम घाटा देख रहे हैं, जो कि बरसात की वजह से हो रहा है। अमूमन जो खरीफ की फसल होती है वो हर साल जून से सितंबर के बीच 106 मिलियन हेक्टेयर का एरिया कवर करती है, जो हमारे लेटेस्ट आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन 81% फसल का एरिया ऑलरेडी अब तक कवर हो चुका है। तो लगभग काफी हद तक खरीफ की फसल लग चुकी है पूरे देश में। और शुक्रवार तक जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो भारत की आधी फसल को सींचता है, वो 36 में से 27 मेट्रोलॉजिकल डिविजन्स में नॉर्मल रहा है, और इससे जो 79% फसल के एरिया को कवर किया गया है।
पूर्ण रूप से देखा जाए तो मॉनसून में 8% की गिरावट आई है इस साल, और जो सालाना एवरेज का 50% है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार धान की फसल इस बार कुछ कम हुई है, और इसका एरिया जो कि पिछले साल की अपेक्षा 4.2% कम रहा है इस बार, और धान की फसल में इस तरह कमी आई है इस बार। और ये जो दाल की फसल है वो इस बार अच्छी हुई है, और जो कि 11.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया को इसने कवर किया है दाल की फसल ने। और डेटा के अनुसार इस बार किसान भाइयों को तेल युक्त बीजों की अच्छी फसल देखने को मिलेगी, जो कि सोयाबीन का प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसकी काफी फसल लगाई गई है सोयाबीन की, और जिसमें 11% ज्यादा खेती हुई है सोयाबीन की इस बार। और गन्ने की खेती हर साल से 1.5% ज्यादा रही है, और कपास 4% कम रहा है। जो हर दर साल कपास थोड़ा कमता जा रहा है, और इस बार ऑयल सीड्स यानी सोयाबीन और मूंगफली इनकी खेती अच्छी उपज अच्छी रहेगी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 और 19 में हम अच्छी उपज की अपेक्षा कर सकते हैं, और कोई कमी नहीं आएगी हमारे फसल में मॉनसून को लेकर। और भले ही वर्षा हमारे साथ कुछ खेल खेल रही है, और इस समय वर्षा में कमी आ रही है, जो अभी कुछ समय पहले अच्छी हुई थी, लेकिन इस समय वर्षा कई जगह पे कई एरियाज में नहीं हो रही है, किंतु हमारी उपज में कोई कमी नहीं आने वाली है। इस आंकड़ों से इस खबर से मुझे उम्मीद है आप सबको लाभ होगा। और दूसरी खबर है कि जो ड्यूपॉन्ट कंपनी है जिसने कि प्रस्ताव रखा था पंजाब में मक्के के जीएम क्रॉप को लगाने का ट्रायल करने के लिए, इन्होंने प्रस्ताव रखा था गवर्नमेंट के आगे कि वो इसे यहाँ बेचना भी चाहते हैं जीएम मक्का, और इसका फील्ड ट्रायल करना चाहते थे, लेकिन अब वो इस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं, जो कि इन्होंने मॉन्सेंटो कंपनी को देखते हुए अपना प्रस्ताव वापस लिया है। इन दो खबरों के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। नमस्कार। सरकार ने आज बताया कि नीम कोटेड यूरिया के प्रचलन में आने के बाद रासायनिक खाद किसानों को मिलने के बजाय नियम विरुद्ध तरीके से औद्योगिक एवं अन्य गतिविधियों से अन्यत्र उपयोग किए जाने में खासी कमी आई है। रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि यूरिया को नीम कोटेड बनाने के बाद उर्वरकों के अवैध रूप से गैर कृषि उपयोग की शिकायतों की संख्या इस साल घटकर मात्र 1 रह गई है। उन्होंने बताया कि 2015-16 में उर्वरक विक्रेताओं द्वारा गैर कृषि उपयोग में इसकी आपूर्ति करने में 5 मामले सामने आए हैं। इसके बाद 2016-17 में यह संख्या 0 हो गई है। नमस्कार। किसान भाइयों, ये थे हमारे साथी जिन्होंने आपको कृषि की हलचल के बारे में बताया। अगर आप हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं तो उसको लाइक करिए, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। इसका हमें इंतजार रहेगा, और अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहिए। धन्यवाद।